Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So if you are preparing for UGC NET Management or in Commerce or pursuing MBA BBA, so this channel is just for you. Here you will be getting all the content related to management. So if you haven't subscribed yet, so please subscribe to my channel. Okay, so in today's lecture, we are going to study the topic entrepreneurial development process, theories of entrepreneurship, and developing the entrepreneurial competencies. So quickly, let us start with the video. So the first topic today is entrepreneurial process. जब भी हम entrepreneurship की बात करते हैं, तो what are the various stages which an entrepreneur goes through in order to establish a venture will be discussed under this topic. तो entrepreneurial process कई stages हो सकते हैं. लाइक सबसे पहला आपका आता है आइडिएशन. आइडिएशन का सिंपल सा मतलब है आइडिया जनरेशन. ये वो स्टेज है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो है जनरेट करते हैं बिजनेस आइडियाज़ को या उनका रिफाइनमेंट करते हैं. तो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी में या मार्केट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करेगा विच इज़ एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इनोवेटिव सॉल्यूशन को वो डेवलप करेगा. सो दिस स्टेज इज़ द आइडिया जनरेशन. तो आइडिया जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए. ही शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, what are the current customer needs, how what are the changes in their taste and preferences pattern. So ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी as a person as an entrepreneur, तब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे. तो ये जब हमारे दिमाग में सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं जिससे कि हम फर्दर उन आइडियाज़ को आगे लेके जा सकें या जो अच्छे आइडियाज़ हैं फर्दर उन पे काम कर सकें. सो दिस इज़ व्हाट द आइडिया जनरेशन इज़ ऑल अबाउट. आइडिया जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम मार्केट रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए. हम ट्रेंड्स देखते हैं, पास्ट ट्रेंड कैसे रहे, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं. वी ऑल्सो टेक फीडबैक फ्रॉम वेरियस पार्टीज, बीट पोटेंशियल कस्टमर्स, बीट सम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा. सो द बेसिक गोल यहाँ पे है कि वी जनरेट गुड नंबर ऑफ आइडियाज़ क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज. एंड उसके बाद हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा फीजिबल है और किसको फर्दर हम आगे लेके जा सकते हैं सो दैट हमें ज़्यादा सक्सेस अचीव हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ आइडिएशन और आइडिया जनरेशन. ऑलराइट, सेकेंड स्टेज जो हमारा आता है वो होता है फीजिबिलिटी एनालिसिस. तो फिजिबिलिटी एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है जो आपने आइडियाज़ को जनरेट किया या जिन आइडिया को आपने उस लायक समझा कि जिनको आप फॉरवर्ड आगे लेके जा सकते हैं, हम उन आइडियाज़ की वायबिलिटी को, उन फिजिबिलिटी को चेक करेंगे. बिजनेस आइडिया की वायबिलिटी को चेक करना या फिजिबिलिटी को चेक करने से सिंपल मतलब है उनको डिफरेंट एस्पेक्ट पे इवैल्यूएट करना और ये देखना कि किस आइडिया, कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट है. वाइबिलिटी हम चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, कमर्शियल एस्पेक्ट में, मार्केट एस्पेक्ट में, कस्टमर एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में एक्सेट्रा. सो ये सारे एस्पेक्ट में जब हम आइडिया को चेक करेंगे कि कितना फीजिबल है या उसकी वाइबिलिटी को चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि विच इज़ द बेस्ट आइडिया विच जिसके साथ हमें आगे परस्यू करना है. तो इट सिंपली इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द मार्केट पोटेंशियल, competition, resources, risk, एक्सेट्रा. साइमल्टेनियसली जब हम मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करें तो मार्केट रिसर्च हमें हेल्प कर रहा है या आइडेंटिफाई करने में कि हमारा टारगेट मार्केट साइज़ क्या है, डेमोग्राफिक पैटर्न क्या है, लोगों का परचेसिंग बिहेवियर क्या है, कौन सी चीज़ को कब कितना, कौन सा एक्चुअली डेमोग्राफिक वाइज कौन सा पर्सन, कौन से एज ग्रुप का या कौन से जेंडर का या कौन से ऑक्यूपेशन का या किस क्वालिफिकेशन का पर्सन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करें तो हमें पता चलेंगे हमारे एक्चुअली करंट प्लेयर्स मार्केट इंडस्ट्री में, करंट प्लेयर्स कौन है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी क्राउड से. फाइनेंशियल या ऑपरेशनल
एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमें हेल्प करेगा चेक करना कि क्या ये आइडिया फाइनेंशियली हमारे लिए फीजिबल है परस्यू करना, क्या हम इस आइडिया को अफोर्ड कर पाएंगे, क्या हम इतना कैपिटल अरेंज कर पाएंगे, क्या ये सारी चीज़ें हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो ऑल सारे कुल मिला के सारे एस्पेक्ट में जब हम चेक करते हैं हमारी आइडिया की फिजिबिलिटी को, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज फिजिबिलिटी एनालिसिस। Now comes the business planning stage. So, business planning is the stage where entrepreneurs create a detailed roadmap for the venture. So, it involves developing a business model, crafting a marketing strategy, establishing financial projections, and setting the operational goals. सो कुल मिला के बिजनेस प्लानिंग का मतलब है अब आपने आइडिया को जनरेट कर लिया, आपने फिजिबिलिटी भी चेक कर ली। आपने जब फिजिबिलिटी चेक कर ली तो ऑब्वियसली आपको वो वन बेस्ट आइडिया मिल गया होगा जिसके साथ आप आगे मूव कर रहे होंगे, राइट। नाउ बिजनेस प्लानिंग वो स्टेज है जब एंटरप्रेन्योर्स अपने वेंचर का रोड मैप, इट इज़ एक्चुअली द ब्लूप्रिंट ऑफ योर वेंचर, ऑफ योर बिजनेस प्लान। तो जो ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं, जो भी वेंचर को आप स्टैब्लिश करने की सोच रहे हैं, उसका जो ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्लान। तो ये एक रोड मैप है आपके वेंचर का। तो इसमें आप बिजनेस मॉडल को डेवलप करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देखेंगे क्या क्या प्रोजेक्शन है, किस तरीके से हम फाइनेंशियली आगे जाएंगे। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने वेंचर के लिए ऑपरेशनल गोल सेट करेंगे। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या होता है, इट एक्चुअली आउटलाइंस हाउ द वेंचर विल क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू। सो ये हमें बताता है कि हमारे टारगेट कस्टमर सेगमेंट कौन है, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। उसी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट या सर्विस पोजीशन किया जाएगा, किनको हम टारगेट करेंगे, कहाँ पे पोजीशनिंग करेंगे, कैसे पोजीशनिंग करेंगे, कैसे प्रमोशंस करेंगे, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से हम टारगेट मार्केट तक आसानी से पहुँचेंगे। तो वो हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताता है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हमारा बताता है हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू। यस, सॉरी। सो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हमें बताता है कि हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या होगा, कितना होगा, कितना पैसा लगेगा, कितना आएगा, उसमें से हमें कितना प्रॉफिट के चांस है, कितना एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंडिचर लगेगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो बिजनेस प्लानिंग या बिजनेस प्लान में बेसिकली ये एक रोड मैप है, जहाँ पे हम अपने वेंचर का पूरा रोड मैप तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जहाँ पे हम सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बीट फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रॉफिट, एक्सेट्रा। Now comes execution stage. So execution stage is that stage in which the entrepreneur actually transform their business plan into reality, into action. So जब हम एक्शन में लेके आएंगे तो ऑब्वियसली हमें काम करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन स्टेज में। यहाँ पे हम टीम बिल्डिंग करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप करेंगे, अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे। So this stage actually requires effective project management, proper resource allocation, adaptability to navigate the challenges and capitalize on opportunities. So by building a talented team is very important. So यहाँ पे as an entrepreneur you need to identify कि what are the necessary skills, how you're going to recruit the right kind of people, how you're going to create a culture that will help you in aligning the vision and values of the business. So you will develop and refine the product or service based on the market feedback. It is very important in order to meet out the customer needs and differentiate your product from the competitors. While launching the business, it will involve bringing the product or the service to finally to the market, establishing the operations, implementing the right strategy of marketing or sales. It will require effective coordination of activities, monitoring the progress, and making adjustment as needed. सो एग्जीक्यूशन स्टेज इज दैट स्टेज जहाँ पे हम आप एक्चुअली में काम कर रहे हैं, बिजनेस प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप लगे हैं। आप टीम बनाएंगे, प्रोजेक्ट पे काम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, सर्विसेज बनेंगी, बिजनेस को लॉन्च करेंगे, आप वेरियस स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, फिर उस प्रोडक्ट पे काम होगा, फर्दर रीलॉन्चिंग होगी। तो ये स्टेज है आपकी एग्जीक्यूशन स्टेज।
नेक्स्ट आती है आपकी लास्ट स्टेज विच इज़ द ग्रोथ स्टेज. The final stage of the entrepreneurial process is the growth stage. It actually involves how to scale the business, how to reach new markets, how to expand your business, how to optimize the operation. So it involves strategic decision making, resource allocation, and continuous innovation to sustain and increase the market share. So entrepreneurs must seize the growth opportunities while maintaining the core values and vision that led to their initial success. तो ग्रोथ स्टेज में कुल मिला के आपने क्या करना है, आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए स्केल करना है बिजनेस को. आप अगर एक सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप नए मार्केट ढूंढेंगे, न्यू मार्केट में एक्सपांशन करेंगे, न्यू सिटीज़ में एक्सपांशन करेंगे, मे बी न्यू कंट्रीज तक आप जाएं. आप नए हो सकता है कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करें, अपने आप ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करें. तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन करना है, कंटिन्यूसली आपको इनोवेशन करना है अपने उस मार्केट शेयर को सस्टेन करने के लिए एंड इंक्रीज करने के लिए. तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको लगातार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है और साइमल्टेनियसली आपका जो कोर वैल्यूज़ हैं और जो आपको विजन है उसको अचीव करना है. दैट विल लीड टू योर सक्सेस. ओके, सो अभी हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. तो बहुत सारी जगह आपको डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट मटेरियल को जब आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट कीवर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के वही स्टेजेस हैं जो कि कॉमन है. नाम या टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है. अभी हमने पढ़ा था आइडिया जनरेशन, तो ऑब्वियसली आइडिया जनरेशन पहला स्टेज है. उसके बाद हमने पढ़ा था फीजिबिलिटी एनालिसिस, तो फीजिबिलिटी एनालिसिस भी यहाँ पे आइडिया जनरेशन में ही आ जाएगा. देन उसके बाद आपका डेवलप बिजनेस प्लान को डेवलप कर रहे हैं, फिर आप पैसों के अरेंजमेंट कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, इसके लिए आप पर्सनल सेविंग यूज़ करेंगे, आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करेंगे, बैंक से लोन्स लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाएंगे, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे. तो कुल मिला के आप फंड रेज कर रहे हैं. फिर आप प्रमोटिंग स्टेज में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बिफोर एंड आफ्टर लॉन्चिंग प्रमोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पीआर, कस्टमर अवेयरनेस एंड ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए सारी चीज़ें करेंगे. कमेंसिंग, यहाँ पे एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑपरेशन. यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे अपने बिजनेस को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली सेटअप करेंगे, ऑफिस स्टाफ, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा. अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करेंगे मार्केट में और मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस को. देन कम्स हार्वेस्टिंग. तो फाइनल फेज है यहाँ पे जहाँ पे आपको यू विल बी रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द वेंचर. तो यहाँ पे आप बेसिकली एक तरीके से ग्रोथ स्टेज या फिर हम कह सकते हैं आप यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे, अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग कर सकते हो, या फिर अगर लॉस में कंटिन्यूसली जा रही हो तो आप सेलिंग कर सकते हो, सेलिंग द बिजनेस विच इज़ अ एग्जिट स्ट्रैटेजी. आप आईपीओ, गोइंग पब्लिक आईपीओ, या री इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉफिट्स इनटू न्यू वेंचर्स. तो ये सारी स्टेजेस हैं आपकी एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन की. आपने जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था वो स्टेज भी आपको ध्यान में रखनी है और ये स्टेजेस भी आपको ध्यान में रखनी है. आपको डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरेंज करना है आपको एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन या आइडिया एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है. तो you have to keep all these points in mind, उसके accordingly you will arrange. So the next topic is theories of entrepreneurship. So yes, इसमें भी एग्जाम्स में थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं यूजीसी नेट में, so it is quite important. So let us start. वैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं बट मेन 11 थ्योरीज मैंने आपके लिए डाली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. So the first one is Schumpeter's innovation theory. तो शिम्पिटर्स इनोवेशन थ्योरी एक्चुअली ये जोसेफ एस कंप्यूटर ने propound की है, जिन्हें हम फादर ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म. ये आपका जोसेफ एस कंप्यूटर
नाम इम्पॉर्टेंट है। प्लस इनको फादर ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, या याद रखना। ओके। तो बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या है, इसका कोर आइडिया जो है एंटरप्रेन्योरशिप का वो है इनोवेशन। मतलब अगर आप इनोवेशन करेंगे तो वही है आपकी आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कोर आइडियाज इन इनोवेशन। ओके। सो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को आप कंसिडर करते हैं कि वो एक इनोवेटर की तरह है। वो बेसिकली एक इनोवेटर है जो कि नई चीज़ें लेके आता है मार्केट में, न्यू कॉम्बिनेशंस लेके आता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स याद रखना है, एक तो जोसेफ एस कंप्यूटर जिनको हम फादर ऑफ इनोवेशन थ्योरी कहते हैं। एक यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को एक इनोवेटर कंसिडर किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप ऑफ इनोवेशन की बात की है शम्पीटर ने। फर्स्ट है कि ये इनोवेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। इट कुड बी न्यू प्रोडक्ट, जब हम नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिसके साथ कस्टमर अनफेमिलियर है। जब हम कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं जो कि अभी तक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया गया या टेस्ट नहीं किया गया। जब हम एक नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ऐसी मार्केट जो कि अनटैप है, अभी ज़्यादा किसी ने उस सेगमेंट को, उस मार्केट को टच नहीं किया है। जब हम न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स में डील कर रहे हैं, मींस ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जो अभी तक प्रीवियसली यूज़ नहीं किए गए हैं। या फिर जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, मीन्स न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, या अपने बिजनेस मॉडल्स को या ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो इन 5 तरीके शम्पेटर ने बताए जिसमें हम इनोवेशन करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। ऑल्सो इन्होंने साइमल्टेनियसली बताया कि इन्वेंटर और इनोवेटर में डिफरेंस है। इन्वेंटर तो वो पर्सन हो गया जो नए आइडिया या टेक्नोलॉजी को पहली बार इन्वेंट किया है, इन्वेंशन किया है उसका। जैसे कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था, तो वो इन्वेंटर है, ना कि इनोवेटर। बट इनोवेटर कौन है? इनोवेटर एक एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे इनोवेटर बोला गया। तो इन्वेंशन को जब वो कमर्शियली अप्लाई करता है और से प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, तो हो जाता है एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर। ओके। इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी में? तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एक प्राइम मूवर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है। और इट लीड्स टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मींस जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है उसको रिप्लेस करता है एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव वंस के साथ। और ये मॉडर्न कैपिटलिज्म को ड्राइव कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको इस थ्योरी में इम्पोर्टेंट थी, शम्पिटोस इनोवेशन थ्योरी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी। Okay, so the next theory is theory of high achievement by McClelland. सो ये थ्योरी आपने मैनेजमेंट में मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर भी पढ़ी होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज के अंदर भी आपका ये मैकलेलैंड की थ्योरी आ जाएगी। सी दिस थ्योरी वाज एक्चुअली प्रोपाउंडेड बाय डेविड मैकलेलैंड, रिमेंबर दिस नेम। और यहाँ पे 3 चीज़ की बात हुई है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। तो मैकलेलैंड ने बेसिकली नॉर्मली ये थ्योरी क्या कहती है कि जिन 3 तरीके की मेनली इंडिविजुअल में नीड्स होती हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। कभी हमारी लाइफ के किसी स्टेज में कोई सी भी नीड बहुत हाई होती है, कोई लो होती है, कोई मीडियम होती है। तो नीड फॉर अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद कर सकते हो, नाच, NACH। ओके। तो नीड फॉर अचीवमेंट जिन लोगों में हाई होगी तो वो अचीवमेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा टू एक्सेल इन देयर लाइफ, टू सक्सीड, टू अचीव वेरियस गोल्स। तो ये ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर की भी ये खासियत है, ये एंटरप्रेन्योर की भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर भी बहुत ही पैशनेट होते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सीड होना चाहते हैं, एक्सेल होना चाहते हैं अपने आइडियाज़ में। तो नीड फॉर अचीवमेंट। ओके। सेकेंड इज नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर पावर उन लोगों में हाई होता है, जिन लोगों में भी हाई होता है तो वो पावर के, पोजीशन के, स्टेटस के भूखे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल करें, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, हम लोग हमसे डरें, लोग हमारे दबाव में रहें और हम जो है एक सुपीरियर फील करें। तो डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स इन वेरियस सिचुएशन, दैट इज नीड फॉर पावर। ऑलराइट।
सो एज एन एंटरप्रेन्योर भी जब आप कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं तो कई बार ये एज एन एंटरप्रेन्योर भी आपके अंदर ये ड्राइव ये नीड हो सकती है, नीड फॉर पावर टू इन्फ्लुएंस कि आप उस बिजनेस के एक वेंचर के ओनर हैं, आपने इतना बड़ा बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, आप पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के मालिक हैं। तो दैट इज नीड फॉर पावर। थर्ड वन इज नीड फॉर एफिलिएशन। तो एफिलिएशन वर्ड हमारा अफेक्शन से, रिलेशन से, affiliated means to have good interpersonal relationships। तो जिन लोगों में नीड फॉर एफिलिएशन हाई होगा उनमें डिज़ायर होगा टू बी become to be more friendly, to be warm, to have close interpersonal relationships। ना जब हम एंटरप्रेन्योरशिप से ये थ्योरी को कोरिलेट करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनमें नीड फॉर अचीवमेंट हाई होता है, और जिनमें हाई होगा दे आर मोर लाइकली टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। उसी तरीके से नीड फॉर पावर भी हाई हो सकता है एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों में। नीड फॉर एफिलिएशन का बहुत ज़्यादा okay, so this was about theory of achievement by McClellan's. So the third theory again is important, that is Leibniz X efficiency theory। तो आप याद रखना नेम, पहली चीज एक्स एफिशिएंसी थ्योरी किसने दी है, हार्वे लेविंस्टन ने दी है। यहाँ पे एक्स एफिशिएंसी से क्या मतलब है, एक्स एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है द इनएफिशिएंसीज विद इन द फर्म ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन और मिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो बेसिकली एक्स एफिशिएंसी का मतलब है हमारे फर्म के अंदर जितनी भी इनएफिशिएंसी है, और ये इनएफिशिएंसी क्यों है, या तो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमने उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, मींस अंडर यूटिलाइजेशन किया है, मींस उनको यूटिलाइज ही नहीं किया तो वो वेस्ट हो गए, या फिर हमने रिसोर्सेज का सही एलोकेशन नहीं किया, मींस मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए, तो उसे हम कहते हैं एक्स एफिशिएंसी। एक्स एफिशिएंसी सिंपली मींस ऑल द इनएफिशिएंसीज विद इन द फर्म, okay, due to underutilization और misallocation of the resources। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये गैप है किसके बीच में, एक्चुअल आउटपुट और मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपने जो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया आपकी फर्म ने, और प्लस मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट जो प्रोड्यूस कर सकते थे आप, उन दोनों के बीच का गैप ही हमारा एक्स एफिशिएंसी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बट आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट जो प्रोड्यूस कर सकते थे आप वो था 2000। तो 2000 माइनस 1000, 1000 का गैप है, ये मीन्स आपने वेस्ट कर दिया, आपके पास रिसोर्सेज भी थे, सारी चीज़ें थी, बट फिर भी यू जस्ट प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट instead of 2000, so the gap is the x efficiency। okay, so x inefficiency क्या है, it is the resource wastage या not achieving the full potential output। नाउ अगेन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दो तरीके के एंटरप्रेन्योर के रोल की बात की गई है, अगेन आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट एक आता है, एक रोल जो है वो है गैप फिलर का, और दूसरा रोल जो है एक्स एफिशिएंसी थ्योरी में वो है इनपुट कंप्लीटर का। तो एंटरप्रेन्योर का रोल एक गैप फिलर की तरह कब है, बिकॉज ही फिल्स द गैप्स इन द मार्केट्स कॉज्ड बाय द मार्केट imperfection। He identifies the missing links in the input या output processes and corrects them। तो मार्केट में जो भी प्रिवेलिंग गैप है उसको एक एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करके फिल कर रहा है, जो भी मार्केट इम्परफेक्शंस हैं जिनकी वजह से वो गैप प्रेजेंट है उसको वो फिल कर रहा है, और इनपुट में या आउटपुट प्रोसेस में जो भी मिसिंग चीज़ें हैं, जो भी कमियां हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे वो एज अ गैप फिलर का रोल प्ले कर रहा है। और इनपुट कंप्लीटर का सिंपल सा मतलब है जब एक एंटरप्रेन्योर ही असेंबल्स एंड प्रोवाइड्स द मिसिंग इनपुट्स विच आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। So he ensures that availability of all factors are maintained to achieve the efficient output।
तो इनपुट कंप्लीटर का वो रोल कब प्ले कर रहा है, जब वो असेंबल करता है और प्रोवाइड करता है मिसिंग इनपुट को विच आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन. ही इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स टू अचीव एफिशिएंट आउटपुट. ठीक है. और यहाँ पे अगेन दो तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात हुई है जो अगेन इम्पोर्टेंट है. लिविंगस्टन के अकॉर्डिंग दो तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप है, रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी है हमारी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप. तो रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जब आप डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक स्ट्रक्चर्ड वेल फंक्शन मार्केट्स में अप्लाई करते हैं, तो रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं. इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप जब आप क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करके एंटरप्राइज का क्रिएशन कर रहे हैं इन अनडिफाइंड या इम्परफेक्ट मार्केट्स, तो वो है हमारा लिविंगस्टन्स इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप. एंड दिस वाज ऑल अबाउट लिविंगस्टन्स एफिशिएंसी थ्योरी. All right, so the next theory which we have is Knight's risk bearing theory of entrepreneurship. Again, you should remember the name. रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दी है फ्रैंक एच नाइट ने. इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है रिस्क बेयरिंग. तो जो मेन फंक्शन एक एंटरप्रेन्योर का है एज पर नाइट, वो है टू बियर द रिस्क. एंड उस रिस्क को बियर करने के लिए आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा या मिलता है वो है प्रॉफिट फॉर बियरिंग या अनसर्टेन रिस्क. ओके, सो रिमेंबर एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू रिस्क टेकिंग एज पर द नाइट्स रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो इस थ्योरी के जो की फीचर्स हैं, नंबर वन इज रिस्क क्रिएट्स प्रॉफिट. आप रिस्क ले रहे हो तो उससे प्रॉफिट होगा. ठीक है. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि रिस्क लेने की वजह से आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो प्रॉफिट के फॉर्म में मिल रहा है. मोर रिस्क इज मोर गेन. जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आप जो है हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट इज जस्ट अ रिवॉर्ड फॉर यू टेकिंग द रिस्क एंड कॉस्ट. तो प्रॉफिट इज नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड बट इट इज अ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर टेकिंग ऑन द बिजनेस रिस्क. अनसर्टेन इनकम, तो एंटरप्रेन्योर की जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, इट डिपेंड करती है अनसर्टेन डिसीजंस पे. अगेन दो तरीके के रिस्क की हम यहाँ बात कर रहे हैं. एक इंश्योरेबल रिस्क है जो इंश्योरेंस से कवर होता है, जैसे कि आग लग गई, फायर, थेफ्ट, चोरी, ये सारे रिस्क जो है हम इंश्योरेंस में कवर किए जा सकते हैं. जो दूसरा रिस्क होता है वो होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका इंश्योरेंस हम नहीं करवा सकते, कैन नॉट बी इंश्योर्ड. जैसे कि मार्केट चेंजेस, जैसे कोई इनोवेशन मार्केट में आ गया, इनोवेशन का रिस्क. तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो प्रॉफिट उसको मिलता है, जो प्रॉफिट वो अर्न करता है एज अ रिवॉर्ड, वो किस कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेनली हम बात करें नॉन इंश्योरेबल या अनसर्टेन रिस्क की, क्योंकि वो अनसर्टेन रिस्क को बियर कर रहा है जिसको इंश्योरेंस वगैरह से कवर नहीं किया जा रहा है, तो उसका रिवॉर्ड है प्रॉफिट. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी. So next theory is Max Weber's theory of entrepreneurial growth. Entrepreneurial growth की जो थ्योरी है वो मैक्स वेबर ने दी है, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि रिलीजन इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट. मीन्स उन्होंने यहाँ पे रिलीजन को एक एम्फेसिस दिया कि रिलीजन से डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट कितना हो रहा है. मीन्स कहने का आपके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, आपकी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एथिक्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगे कि आपकी सोसाइटी में या कैपिटलिज्म कैसा है या कितनी तेज़ी से एंटरप्रेन्योरशिप को की ग्रोथ हो रही है. ठीक है. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाते हैं. स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मतलब यहाँ पे रिलीजियस वैल्यूज़, मतलब रिलीजन में आपको हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है, डिसिप्लिन, वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेके आपके आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उस पर्टिकुलर रिलीजन ने कहा है. तो वो जिस तरीके से जो भी चीज़ें कही है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हमारा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनता है, इंकरेज होता है या नहीं होता है. दूसरा आता है आपका रिलीजियस इन्फ्लुएंस. तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस अगेन आपकी रिलीजियस बिलीव्स जो है वो या तो इंकरेज करेंगे टूवर्ड्स प्रॉफिट मेकिंग एंड हार्ड वर्क. अगर ये है तो इट फोस्टर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी. Again, he also said, Max Weber also said that religions like Hinduism, Buddhism, Islam, according to him, they discouraged entrepreneurship, जो कि ऐसा नहीं है.
एंड फेवरेबल एटीट्यूड टू कैपिटलिज्म, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म विल बूस्ट द एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। तो उनको इस थ्योरी को बहुत सारे लोग ने क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, या आपने जिन रिलीजन की बात करी है कि वो डिस्करेज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, या उनकी बिलीव्स ऐसे नहीं हैं जो इंकरेज करें एंटरप्रेन्योरशिप को, तो इट इज़ टोटली रबिश। So this theory was criticized based on this. So the next theory which we have is Huygens theory of entrepreneurship. अगेन ये नाम आप याद रखिएगा, ये हिजन्स थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हेजन ने प्रपाउंड की है। इनको अगेन ये चीज़ आप लर्न करना, याद रखना, ही इज़ नोन हेजन, हेजन इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ, या दिस थ्योरी इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ विदड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। ओके, तो बेसिकली देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या हुआ। तो एंटरप्रेन्योरशिप emerges when a group or individual loses their previous social status or respect, leading to a drive for change and innovation to regain lost prestige। तो इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप तब emerge होती है जब कोई पर्सन या ग्रुप उनका जो पुराना पिछला सोसाइटी में कहीं पे भी एक सोशल स्टेटस या रिस्पेक्ट जो उन्होंने अर्न किया था, वो लूज जब कर देते हैं, तो उसको वापस से उसको रिगेन करने के लिए, उस लॉस प्रेस्टीज के लिए वो कोई नई चीज़, कोई नया चेंज या इनोवेशन की तरफ जाते हैं, और तब एमर्ज होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे थे सालों, एंड ड्यू टू सम रीज़न आपकी वो जो इज्जत थी, जो सोशल स्टेटस था, जो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी थी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी में, हम गॉड फॉरबिड आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया गया, एंड गॉड नोज कुछ भी ऐसा हो गया कि जो आपने इज्जत, जो स्टेटस, एक प्रेस्टीज कमाया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउनफॉल में चला गया, या आपने वो खो दिया, तो आपके दिमाग में फिर एक जो चेंज आएगा, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, दैट विल लीड यू टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, अब हम ये नहीं करेंगे। ओके, सो एज पर हेजन्स ही सेड दिस कि that is why this theory is also known as theory of withdrawal of status respect. So it happens when a person or group feels their social identity or worth is no longer acknowledged or respected by others। तो जब एक पर्सन को या ग्रुप को फील होने लगता है कि उनकी जो सोशल आइडेंटिटी थी या उनकी जो वर्थ थी, अब नो लॉन्गर इट इज एक्नॉलेज बाय अदर्स या रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, तब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे चार नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एंटरप्रेन्योरियल रिएक्शन टू स्टेटस विड्रॉल में चार चीज़ें आती हैं। इनोवेटर आता है, जो एजेंट से बताया, इनोवेटर इनोवेटर ही बिकम्स एंटरप्रेन्योर टू रीगेन प्रेस्टीज वाया इनोवेशन। तो ऐसा पर्सन जिसने वो जिसको ये फील होने लगता है कि अब उसकी सोसाइटी में वो वर्थ या आइडेंटिटी नहीं है, अब लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते या वैसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो वो एक इनोवेटर बनता है। मीन्स ये पर्सन एंटरप्रेन्योर बनेगा, इनोवेशन करेगा, और इनोवेशन के थ्रू वो अपनी वो प्रेस्टीज, वो स्टेटस और रिस्पेक्ट को रीगेन करने के लिए काम करेगा, तब वो इनोवेटर का रोल प्ले कर रहा है। दूसरा आता है आपका रीट्वीटिस्ट, रीट्वीटिस्ट या विड्रॉन, अनइंटरेस्टेड इन स्टेटस और प्रोग्रेस। तो जो आप स्टेटस या प्रोग्रेस में अनइंटरेस्टेड हो गए, तो विड्रॉ हो गए, मतलब आप अब आपकी वो इज्जत नहीं रही, तो वहाँ पे हम रीट्रीटिस का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर आता है आपका रिचुअलिस्ट, रिचुअलिस्ट मतलब हु फॉलो रूल्स, रिचुअल की तरह, हु डजंट एक्सपेक्ट स्टेटस चेंज। तो वो पर्सन जो ऐसा कोई स्टेटस चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, रूल्स को वैसे ही फॉलो कर रहा है कि नहीं हम वही करेंगे, नो लॉन्गर व्हाट हैपन, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो हम रिचुअलिस्ट हैं। फिर आपका आता है रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट मतलब जो चैलेंज कर रहा है, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है, चेंज ला रहा है, जो नॉर्म्स को, करंट नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है, ही ट्राइज टू ब्रिंग आउट द सोशल चेंज, तो वहाँ पे हम रिफॉर्मिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनोवेटर जब हम इनोवेशन के थ्रू वापस अपनी प्रेस्टीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिट्रीटिस्ट वो विड्रॉन मतलब जो स्टेटस और प्रोग्रेस में अनइंटरेस्टेड है। रिचुअलिस्ट जो रूल्स को फॉलो करता है, जो ही डज नॉट एक्सपेक्ट एनी स्टेटस चेंज, and reformist challenges norms, means he brings social change. Okay,
So the next theory is Thomas Cochrane's theory of cultural values. Okay. So ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये थ्योरी बेसिकली फोकस करती है कि किस तरीके से कल्चरल फैक्टर्स या सोसाइटल फैक्टर्स हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है. तो बेसिकली जो कोर आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी इज दैट जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर नॉट बॉर्न विद सुपर पावर्स, बल्कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, रोल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल सैंक्शन है सोसाइटी के, वो उससे शेप होते हैं, वो उससे चेंज होते हैं. ओके. तो मेन फैक्टर्स एज पर दिस थ्योरी, मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरियल परफॉर्मेंस आर एटीट्यूड्स टुवर्ड ऑक्यूपेशन. मीन्स एक इंडिविजुअल का अपने काम, ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए मतलब एटीट्यूड कैसा है, या सोसाइटी की रोल एक्सपेक्टेशन क्या है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है किसी पर्सन से एज एन एंटरप्रेन्योर, वो किस तरीके से बिहेव करे या उसमें क्या स्किल होनी चाहिए. ऑप्टेशनल रिक्वायरमेंट्स मीन एक्चुअल नीड एंड स्किल्स, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है टू कैरी आउट द एंटरप्रेन्योरियल टास्क. तो यहाँ पे जो हमारे मेन इन्फ्लुएंसर है इस थ्योरी में वो है कल्चरल वैल्यूज़. यहाँ पे मेन जो बात की गई है वो है कल्चरल वैल्यूज़ की, कि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं वो एक पर्सन के पर्सनल एटीट्यूड को या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल रोल, इस चीज़ को शेप करती हैं और उनके बेसिस पे एक पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप को अंडरटेक करता है. तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही रोल एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएगी या डिमांड्स, ऑपरेशनल डिमांड्स चेंज होगी, विच लीड टू न्यू एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर्स. Okay, now next theory we have is theory of change in group level patterns. Again, this is a theory which is given by Young. Just remember this name, Young's theory of change in group level pattern. तो ये दी किसने है? Young ने. तो उन्होंने basically he has explained how entrepreneurship evolved based on societal group dynamics and group level patterns of change. मीन्स किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व होती है जब हम सोसाइटी में जो ग्रुप डायनेमिक्स है या ग्रुप लेवल जो में पैटर्न्स ऑफ चेंज जो ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं, और सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं उसमें डायनेमिक्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, उन सब के बेसिस पे हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व्स. तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, यंग्स थ्योरी, he has actually said that there are some abilities and skills जो कि entrepreneur में होनी चाहिए. For example, he has mentioned that there should be a problem solving, then awareness of effort needed, confidence in their abilities, analytical decision making skills. So as an entrepreneur, these are the abilities or skills which you should have. Okay. Now he has also mentioned some of the conditions for the group to become reactive. तो एक certain group reactive कब बनेगा, ये conditions है. तो कोई भी group of individuals जिनको हम entrepreneur consider करें, they will become reactive with three conditions. फर्स्ट इज बेटर इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज. अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप को वो बेटर अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स इन द सोसाइटी एट द सेम लेवल. सेकेंड, लो स्टेटस रिस्पेक्ट. मीन्स अगर वो पर्टिकुलर ग्रुप को हम परसीव कर रहे हैं as having lower status or is marginalized in some way. मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसको थोड़ा सा लोअर स्टेटस की तरह परसीव किया जा रहा है, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एज अ रिएक्शन आएगा कि हमें मीन्स इस चीज़ को हटा के एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करनी है. ओके. थर्ड वन इज deprivation ऑफ सोशल नेटवर्क्स. अगर पर्टिकुलर ग्रुप लैक्स एक्सेस टू इम्पोर्टेंट सोशल नेटवर्क्स और कनेक्शंस दैट कुड फैसिलिटेट ग्रोथ. तो पर्टिकुलर ग्रुप में अगर कमी है या वो इम्पोर्टेंट सोशल नेटवर्क्स नहीं है या कनेक्शंस नहीं है जिससे ग्रोथ हो सके. ओके. तो इन तीन कंडीशंस में जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम एंटरप्रेन्योर्स कंसीडर कर रहे हैं, दे विल बिकम मोर रिएक्टिव. तो व्हेन दीज थ्री कंडीशंस आर कंसाइड. Okay, so next theory we have is economic theory of entrepreneurship. Again, it's this theory is given by Papanik and Harris.
सो ये थ्योरी में जो मेन कोर आइडिया was that entrepreneurship flourishes when favorable economic conditions are present, and economic incentives always act as the main motivators for the individuals to become entrepreneurs. तो बेसिकली entrepreneurship तब ज़्यादा फ्लरिश करेगी जब हमारे आसपास फेवरेबल हमारी लाइफ में फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू कर सकें, तो भी एंटरप्रेन्योरशिप हम फ्लरिश होगी। और जो हमारे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं वो मेन मोटिवेटर्स हैं फॉर एनी इंडिविजुअल्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। The second is entrepreneurial activities are positively influenced by the economic environment. तो अगर आपके पास अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, मीन्स आपके कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इज मोर लाइकली टू हैपन। सो इस थ्योरी में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताए गए वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें आपका बैंक क्रेडिट हो सकता है, आपका कैपिटल हो सकता है, डिमांड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। सो दिस वाज द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। So the next theory is exposure theory of entrepreneurship. So exposure theory of entrepreneurship कहता है कि entrepreneurship is triggered when individuals are exposed to new ideas, opportunities and environment. मतलब entrepreneurship तब ज़्यादा आएगी या entrepreneurship प्रमोट की जाएगी जब ऐसे individuals प्रेजेंट हैं जो जिनको एक्सपोजर मिल रहा है न्यू आइडियाज़ का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का या ऐसे इन्वायरमेंट का। तो this exposure leads to innovation and creativity which are essential for launching new ventures. तो जब उन्हें वो एक्सपोजर नेसेसरी एक्सपोजर मिलेगा तो अपने आप इट विल लीड टू इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, वैसा माइंडसेट बनेगा और ऑटोमेटिकली उससे न्यू वेंचर्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम जाएंगे। तो इस थ्योरी में जो मेन एलिमेंट्स थे वो अगेन क्या थे कि एक्सपोजर कहाँ से आता है, एक्सपोजर कम्स फ्रॉम एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन अगर है, ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो पर्टिकुलर मोटिवेशन है, ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, देयर इज़ अ नीड फॉर अचीवमेंट इन द इंडिविजुअल्स, देयर इज़ रिलीजियस बिलीव्स भी ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, एंड उन लोगों में रिस्क बियरिंग एबिलिटी अगर है। अगर ये सारे एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी आ रही है। सो द सिग्निफिकेंस दिस थ्योरी का ये था कि इनोवेशन जो है इट इज़ द सेंट्रल पिलर ऑफ दिस थ्योरी, एंड दिस थ्योरी एम्फसाइज द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई अभी हमने डिस्कस किए, एक्सपोजर से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे वो हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, प्लस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो वो हमारा एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर वैसा ही बनेगा। सो दिस वाज एक्सपोजर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। So the last theory which we have is political system theory of entrepreneurial growth. तो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ का जो मेन फोकस एरिया है वो है रोल ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में कैसी है, पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी में किस तरीके की प्रिवेलिंग है, दैट विल लीड टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर एक फेवरेबल या स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो अपने आप दैट विल इंकरेज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी by providing a supportive environment for business operations. तो इस थ्योरी का जो कोर assumption है वो है political stability that attracts investment and innovation. दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज जिससे जैसे कि सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स, स्टार्टअप स्कीम्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मींस प्रोसीजर्स जो है बिजनेस को स्टार्ट करने के एक्सेट्रा, ये फोस्टर करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लॉ enforcement by a committed political system enhance the entrepreneurial confidence. एग्जाम्पल के लिए इस थ्योरी में कह सकते हैं जैसे कि ये रिसेंट में स्टार्टअप इंडिया की स्कीम जो है, डिजिटल इंडिया की, ये मेक इन इंडिया की स्कीम है, तो ये बेसिकली किसने लॉन्च की, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। दीज स्कीम्स आर एक्चुअली ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड हैव एक्चुअली बूस्टेड द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन इंडिया। So these were the theories under important theories under entrepreneurship which are important from the exam point of view.
The last topic which we have for today's session is entrepreneurial competencies and how to develop it. तो normally जब हम competencies का मतलब क्या होता है, anything which is actually making you to compete from the rest of the crowd. तो किन चीज़ों के बेसिस पे या किन चीज़ों को यूज़ करके आप compete करते हैं? आप अपनी knowledge के बेसिस पे compete करते हैं competition में, आप अपनी behavior, आप अपनी beliefs, आप अपनी intelligence के बेसिस पे, आपके अंदर जो स्किल्स प्रेजेंट है उनके बेसिस पे आप मेनली compete करते हैं, राइट? सो कॉम्पिटेंसी का सिंपल सा मतलब है द नॉलेज, द स्किल्स एंड एवरीथिंग विच यू हैव इन योर सेल्फ that actually helps you in competing from the crowd, that actually helps you or result in your superior performances will be counted under competencies. तो ओके, now जब भी हम competency की बात करते हैं तो वो आपके अंदर naturally भी present हो सकता है और they can be injected या develop किए जा सकते हैं through proper and right education and training. Okay, now अगर हम प्रोसेस की बात करें कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज कैसे डेवलप की जा सकती हैं या उसका प्रोसेस क्या होगा, सो द नंबर वन इज कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन. तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करोगे एंड रिकॉग्नाइज करोगे. मीन्स कि कितनी तरीके की ABCDEFGHIJKLM जो भी है ये कॉम्पिटेंसी को आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि ये होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए वॉट एवर. देन आप उस कॉम्पिटेंसी को एसेस करेंगे. असेसमेंट हो जब होगा तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि वन सेकेंड. यस, तो इन द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमने कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज किया, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे थे, अपनी जो मेन स्किल्स, नॉलेज, बिहेवियर या जो भी राइट कॉम्पिटेंसी ABCDEF चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर उनको हम आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करते हैं. सेकंड था हमारा कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप करंट आपके अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी प्रेजेंट है उनको मेजर या इवेलुएट किया जा रहा है. एक्चुअली हमें हेल्प करता है ये पॉइंट बेसिकली कि एक इंडिविजुअल में कौन किस तरीके की कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है और कैसी हमें चाहिए, उस गैप को फाइंड आउट करने में कि वो कौन सा कितना गैप है, उसके लिए हम कॉम्पिटेंसी असेसमेंट स्टेज से होके गुजरते हैं. तो यहाँ पे मेथड्स कैसे हो सकते हैं, जब हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे या पीयर रिव्यूज लेंगे, इंटरव्यूज या टेस्ट लेंगे तो हम कॉम्पिटेंसी को असेस कर रहे हैं. थर्ड वन इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दिस रेफर्स टू मैचिंग द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज विद द करंट वंस. ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज है उनको हम मैच कर रहे हैं विद द करंट वंस. एक्चुअली जो भी गैप हमने विजुलाइज किया था एग्जिस्टिंग एबिलिटीज में और डिजायर्ड स्किल्स जो हमें चाहिए, उसके बीच में जो हमने गैप को एनालाइज किया था उसको हम बेसिकली वो मैपिंग कर रहे हैं कि कौन सी कॉम्पिटेंसी किस जगह पे चाहिए. तो ये हमें हेल्प करता है बेसिकली इन डिजाइनिंग द टारगेटेड इंटरवेंशंस. लेट्स से हमने फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें ABCDE ये 5 स्किल्स होनी चाहिए. फिर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, देन उसके बाद हमने देखा कि कौन सी आपके अंदर स्किल प्रेजेंट है, टेस्ट, इंटरव्यूज और वट एवर सोर्सेज को यूज करके. तो हमने देखा कि ABC ऑलरेडी है, DE नहीं है. देन कॉम्पिटेंसी मैपिंग, फिर हमने देखा कि मैपिंग करी उसकी कि रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी आपके अंदर जो ABC कॉम्पिटेंसी है तो उसको हम कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, और DE हम जो है कैसे उसको एक्चुअली कैसे इनकलकेट करेंगे. फिर डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जहाँ पे हम बेसिकली जो DE चाहिए हमें आपके अंदर वो हम कैसे आपके अंदर डेवलप करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा के, वर्कशॉप्स कंडक्ट करा के, मेंटोरिंग करके, कोचिंग करके या कोई भी मेथड से. So this is the simple step of developing entrepreneurial competencies. So these are some of the ways to develop the competencies, and especially in Indian context. So by gaining knowledge and understanding, by recognizing the competency, by self-assessment, by application the real life situations, by comparison of the competency from the others, and by taking proper feedbacks. These are some of the ways by which competencies could be developed. All right.
So by this we have discussed all the things of related to entrepreneurship. We discussed the various theories of entrepreneurship. We discussed the entrepreneurial competencies. We discussed the entrepreneurship process. So I hope you would have understood. And कोई भी अगर आपको doubt है, please feel free to post it in the comment section. एंड यस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल. प्लीज़ लाइक and share it to your friends who need this. Thank you so much and keep supporting and keep learning.